गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था लेजर, हाउ टू प्रिपेयर लेजर, व्हाट इज लेजर एंड हाउ टू प्रिपेयर लेजर, लेजर पोस्टिंग कैसे होती है और लेजर का इंपॉर्टेंस क्या होता है वो तो आपको बताया था। साथ में एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था ट्रायल बैलेंस के बारे में, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस एंड व्हाई वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। उसमें मैंने आपको ट्रायल बैलेंस को बनाने की मेथड्स भी एक्सप्लेन की थी कि ट्रायल बैलेंस किस तरीके से बनाया जाता है, जिसमें आपको मैंने 3 तरीके बताए थे, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और टोटल एंड बैलेंस मेथड। ठीक है, उसी चीज को आज मैं एक बार फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस के बारे में फिर से आपको बता रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस की कुछ और चीजें जो आपको बता रहा हूँ वो नोट करने लायक होती हैं। वो सबसे पहली चीज है, इन ट्रायल बैलेंस generally closing stock is not shown, but when we are given cost of goods sold in information, then closing stock will be shown in trial balance and opening stock will be removed फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। मतलब ये कि इन जनरल जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस के अंदर हम सिर्फ ओपनिंग स्टॉक को दिखाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाते हैं। ओपनिंग स्टॉक के साथ हम परचेज रिटर्न दिखाते हैं और ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इंफॉर्मेशन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया जाता है। जब भी आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा हो तो ट्रायल बैलेंस में हम ओपनिंग स्टॉक को हटा देते हैं और उसकी जगह क्लोजिंग स्टॉक अपीयर होता है। ठीक है, तो अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आएगा ही, साथ में आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखना होगा और ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखाया जाएगा। दिस यू हैव टू रिमेंबर। ओके, अब मैंने आपको यह भी बताया था कि ट्रायल बैलेंस जो है वो आप लेजर बैलेंसेस से बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट वी प्रिपेयर लेजर एंड देन वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली बैलेंसेस दे रखे हैं, डिफरेंट अकाउंट्स के बैलेंसेस दे रखे हैं, यू आर नॉट गिवन कि वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो उन बैलेंसेस से आप डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे? उसका एक सिंपल सा फंडा है कि ऑल असेट्स अकाउंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट will be debit and all incomes and liability account will be credit। ये आपका एक सिंपल सा फंडा होगा। नाउ जो भी आपको अकाउंट का नाम दे रखा है और उसका अमाउंट दे रखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर दिस अकाउंट इज ऑफ असेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी या फिर इनकम। ठीक है, इफ यू फाइंड इट एन अकाउंट ऑफ असेट और एक्सपेंस देन पुट द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड कॉलम, एंड इफ यू फाइंड इट लायबिलिटी और इनकम अकाउंट देन द बैलेंस विल बी शोन और अमाउंट विल बी शोन इन द क्रेडिट कॉलम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं यहां पे आपको सॉल्व करके बता रहा हूं कि कैसे आप उससे बनाएंगे। ये सिंपल सा हमने यहाँ पे फॉर्मेट लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस। यहां पर ट्रायल बैलेंस का एक और तरीका होता है जिसमें आप डेबिट अलग साइड में बनाते हैं और क्रेडिट अलग साइड में बनाते हैं। नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट अमाउंट, नेम ऑफ अकाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उनको आप पढ़ते जाएंगे वन आफ्टर वन। जो डेबिट में आएंगे उनको आप इस तरफ लिखेंगे, अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। जो क्रेडिट में होंगे उसको आप यहाँ लिखेंगे और अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा हम नेम ऑफ अकाउंट का एक कॉमन कॉलम बनाते हैं और अमाउंट के लिए डेबिट और क्रेडिट कॉलम बना देते हैं। जिसका बैलेंस डेबिट होता है उसको डेबिट में लिख देते हैं और जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है उसको हम क्रेडिट में लिख देते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखा है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट जो होता है वो लायबिलिटी का अकाउंट होता है। हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट
और कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो 5000 है। कैपिटल अकाउंट के बाद जो अगला नाम दे रखा है ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स इज जस्ट अपोजिट टू कैपिटल, तो ये डेबिट में आएगा ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स का अमाउंट है हमारा 1100। आफ्टर दिस कैश बैलेंस है, कैश बैलेंस हमारी असेट होता है, इसलिए हम यहां पर डेबिट साइड में लिखेंगे कैश बैलेंस, और कैश बैलेंस का अमाउंट है 800। कैश बैलेंस के बाद फिर हमें दे रखा है बिल्डिंग, बिल्डिंग इज अवर असेट, तो बिल्डिंग भी डेबिट में आएगा। बिल्डिंग का अमाउंट है 3500, तो 3500 डेबिट साइड में। बिल्डिंग के बाद हमें दे रखा फर्नीचर, दैट इज ऑल्सो असेट, तो हम यहां पे लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट है 350। फर्नीचर के बाद है डेटर्स, दे आर ऑल्सो अवर असेट बिकॉज वी हैव टू रिसीव मनी फ्रॉम देम, तो डेटर्स आर अवर असेट, अमाउंट इज 3000। इसके बाद दे रखा है डिस्काउंट, डिस्काउंट में भी डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। If nothing is mentioned, then it will be considered as discount. Allowed means expense. तो आप इसको डेबिट साइड में लिखेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट का अमाउंट है 750। इसके बाद दे रखा है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मींस टू whom we have to pay money, that is our liability, तो क्रेडिटर्स को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 4000। After creditors, we are given postage expenses. It is expense, debit में आएगा postage expense, 30 rupees only. Postage के बाद we are given bank balance, that is also asset. Bank balance, bank balance 1800 debit side. After the bank balance, we are given purchases. Purchase is also expense, debit. परचेजेस का अमाउंट है 8000। परचेजेस के बाद वी आर गिवन सेल्स, सेल्स इज रेवेन्यू, दैट इज इनकम, तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे सेल्स, और सेल्स का अमाउंट हमारे पास है 13000। वी राइट 13000 ऑन क्रेडिट साइड। आफ्टर द सेल्स वी आर गिवन रेलवे फ्रेट, यानी भाड़ा एक्सपेंस है, railway freight, railway freight and expense 300. After this stationery, that is also expense, and stationery amount is 100. Rent paid, that is also expense, rent paid is 250. After this we are given salary, that is expense, salaries amount is 1600. 1600 के बाद bills receivable, bills receivable is our asset, bills receivable is 400. And now we are given closing stock which will not appear in trial balance. ये जितनी चीजें थी मैंने यहाँ पे सभी को पुट अप किया। नाउ आई हैव टू मेक टोटल वेदर बोथ द साइड्स आर इक्वल और नॉट। 22,000 इज द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। ऑन द डेबिट साइड देयर इज डिफरेंस इन बोथ द साइड्स, ठीक है। यहाँ पे 20 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, इट इज डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं अकाउंटिंग में कुछ गड़बड़ हुई होगी, इसलिए ऐसा हो रहा है कि डिफरेंस आ रहा है। यहां पे हम लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट, और 20 रुपीज हम यहां पे डाल देंगे, और अब इसको हम बना देंगे 22,000। ओके, ट्रायल बैलेंस का मैच ना होना अपने आप इस चीज को इंडिकेट करता है कि देयर इज सम एरर, अरिथमेटिकल एरर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच वी हैव टू फाइंड आउट। लेकिन अभी फिलहाल हम ट्रायल बैलेंस जब बना रहे हैं तो दोनों साइड में जो डिफरेंस आ रहा है उसको हमने यहाँ पे रखा एज सस्पेंस अकाउंट।
ये इस तरफ भी आ सकता है, अगर इधर का टोटल ज्यादा होगा तो सस्पेंस इधर आएगा, और अगर इधर का टोटल ज्यादा होगा तो सस्पेंस इधर आ जाएगा, और अगर दोनों तरफ बराबर होंगे तो देयर इज नो सस्पेंस। ठीक है, अगर डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एरर है विच वी हैव टू फाइंड आउट। हम उसको फाइंड आउट करेंगे, जब वो एरर हमारी फाइंड आउट हो जाएगी हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, रेक्टिफिकेशन के बाद जो दोनों साइड के टोटल हैं वो इक्वल हो जाएंगे। ये आपका ट्रायल बैलेंस जो आप डायरेक्टली बनाते हैं कि जितनी चीजें आपको दे रखी हैं उसमें से कौन सी चीज कहां पर आएगी और कौन सी चीज डेबिट में जाएगी और कौन सी चीज क्रेडिट में जाएगी, ये आपको डिसाइड करना था, और डिसाइड करने के बाद फिर आप उसको वहां पर लिखते जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको ऐसा भी दिया जा सकता है जिसमें कि जो ट्रायल बैलेंस बना हुआ है और वो टैली भी है, लेकिन स्टिल देयर इज सम एरर, मतलब जो ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है वो कोइंसिडेंटली आपका मैच हो रहा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एरर है, तो ऐसे ट्रायल बैलेंस को आपको रेक्टिफाई करके उसको फिर से रीड्राफ्ट करना होता है, मतलब यू हैव टू मेक करेक्टेड ट्रायल बैलेंस। तो वो आप कैसे बनाएंगे, वो आपको एक क्वेश्चन मैं लेकर यहां से बना रहा हूं। सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें यहां पे दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमेशा डेबिट में आता है, तो हम यहां पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,000 एंड यू हैव टू रिमेंबर कि जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दे रखा होता है तो हम ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक को शो नहीं करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पे क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, बट दैट इज गिवन ऑन क्रेडिट साइड। पहली चीज तो ये कि क्लोजिंग स्टॉक आएगा लेकिन वो क्रेडिट में नहीं, स्टॉक हमेशा असेट होता है, वो डेबिट में आएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का फिगर है 40,000, हम यहां पर 40,000 डेबिट में लिख देते हैं। After the closing stock, we are given debtors. Debtors are given on credit side. Debtors are our asset. वो कभी भी क्रेडिट नहीं होंगे, वो हमेशा डेबिट होंगे। तो आप यहां पर लिखेंगे debtors, मतलब ये करेक्शन है मेरा, जो उन्होंने क्रेडिट में लिखा हुआ था मैं उसको करेक्ट करके डेबिट में लिख रहा हूं। अमाउंट इज 60,000। उसके बाद दे रखे हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को भी उन्होंने क्रेडिट में लिखा है, दैट इज करेक्ट, क्योंकि क्रेडिटर्स आर अवर लायबिलिटी, वो क्रेडिट में ही आएंगे। क्रेडिटर्स 30,000। क्रेडिटर्स के बाद अगला जो फिगर दे रखा है वो है फिक्स्ड असेट्स, जो कि हमारी असेट होती है, डेबिट में आएगी, और क्वेश्चन में भी डेबिट में ही दे रखा है, तो दैट इज करेक्ट। फिक्स्ड असेट्स जो कि 50,000 के हैं वो हम यहां पर लिख देंगे डेबिट साइड में। इसके बाद हमको दे रखा है यहां पे ओपनिंग स्टॉक, बिकॉज ऑफ कि क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ है, इसलिए ओपनिंग स्टॉक विल नॉट अपीयर इन ट्रायल बैलेंस, उसको हम हटा देंगे। जो इन्होंने डेबिट में दे रखा है लेकिन हम उसको यहां से हटा देंगे। इसके बाद दे रखे हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस, जो कि क्रेडिट साइड में लिखे हुए हैं, जबकि सन्ड्री एक्सपेंसेस या कोई सा भी एक्सपेंस जो होता है वो डेबिट साइड में आता है। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस हम उठा के क्रेडिट से डेबिट में लिख देंगे 20,000 रुपया, 20,000 मैंने यहां पे लिखा। उसके बाद दे रखा है हमको सेल्स विच इज गिवन ऑन क्रेडिट, दैट इज करेक्ट। सेल्स हमारी इनकम होती है और वो क्रेडिट साइड में ही आती है। दिस इज 2 लाख। एंड लास्ट कैपिटल दे रखा है, जो कि इन्होंने डेबिट साइड में दे रखा है, जबकि कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो हम उसको डेबिट से उठा के क्रेडिट साइड में लिखेंगे कैपिटल। एंड अमाउंट इज 90,000, और अब हम टोटल कर देंगे, तो टोटल मैच होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले भी ट्रायल बैलेंस बना हुआ था लेकिन वो गलत बना हुआ था, उसका टोटल दे रखा था 3,50,000, जिसमें कुछ फिगर्स उन्होंने रॉन्ग साइड में दे रखे थे। ठीक है, और एक फिगर जो ट्रायल बैलेंस में आना ही नहीं चाहिए था, ओपनिंग स्टॉक, वो उन्होंने ट्रायल बैलेंस में ले रखा था। ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक तब आता है जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दे रखा होता है,
और जब ओपनिंग स्टॉक आता है तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है। लेकिन अगर COGS दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, तो ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, उसकी जगह आएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो करेक्शन के बाद ये मेरा नया ट्रायल बैलेंस बना है और इसको मैंने यहाँ पे नोट किया है। अब मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। उस क्वेश्चन का फॉर्मेट मैं चेंज कर रहा हूँ सॉल्व करने का। नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट के बाद टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट, बैलेंस डेबिट एंड बैलेंस क्रेडिट। यहां पर दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूं कि टोटल मेथड से और बैलेंस मेथड से आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में दोनों मेथड हम यहां पे फॉलो कर रहे हैं। हमको यहां पे दे रखा है कैश अकाउंट। सबसे पहले कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में यहां पे लिखा हुआ है 9350 और यहां लिखा हुआ है 3920। उसके बाद लिखा हुआ है कैपिटल। कैपिटल में यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है 8000। कैपिटल के बाद परचेज अकाउंट, परचेजेस में फिगर है 4000, यहां कोई फिगर नहीं है। परचेज के बाद सेल्स, सेल्स में यहां कोई फिगर नहीं है और 1300। फिर सेल्स रिटर्न आपको दे रखा है, सेल्स रिटर्न का अमाउंट है 100, डेबिट में लिखा हुआ है। उसके बाद सीताराम, सीताराम में 300 एंड 300। सीताराम के बाद गजेंद्र, गजेंद्र में लिखा हुआ है 1000। गजेंद्र के बाद नरेंद्र, नरेंद्र में 100 रुपीज, यहां कुछ नहीं। राम्स लोन, राम्स लोन में लिखा हुआ है 500, यहां कुछ नहीं। उसके बाद बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में 200 एंड 150। बैंक के बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट में 50। डिस्काउंट के बाद वेजेस, वेजेस में 70 एंड लास्ट रेंट, रेंट में ये है हमारा टोटल मेथड से बना हुआ ट्रायल बैलेंस, जिसका हम टोटल करके देखते हैं। 0, 5, 7, 12, 2, तो 4, 5, 9 और 1, 10, 10 और 4, 14 और 3, 17, 9 और 1, 10, 4, 14, 0, 5, 5, 10 और 2, 12, 9 और 1, 10, 13, 3, 16 और 1, 17, 8 और 1, 9 और 1, 10 और 3, 13 और 1। ये हमारा दोनों तरफ का टोटल बराबर आ रहा है। अब इसी को बैलेंस मेथड पे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें, कैश अकाउंट में डेबिट में टोटल दे रखा है, क्रेडिट पे भी टोटल दे रखा है, बट डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से बड़ा है। तो आप डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को माइनस करके जो फिगर आएगा उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। तो 0, देन 3, फिर 13 में से 9 गया 4 और फिर ये 8 में से 5। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट जिसमें क्रेडिट में टोटल है, डेबिट में कुछ नहीं है, तो ये अमाउंट जो है वो क्रेडिट में आ जाएगा 8000। फिर यहां देखते हैं ये 4000 डेबिट में आएगा क्योंकि क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। इस अकाउंट में ये बैलेंस क्रेडिट में जाएगा क्योंकि डेबिट में कुछ नहीं है। फिर आते हैं यहाँ पे डेबिट आएगा क्योंकि इसमें डेबिट में अमाउंट है, क्रेडिट में नहीं है। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट बराबर है तो कोई बैलेंस नहीं आएगा। इसमें 1000 क्रेडिट में आएगा,
इसमें 100 रुपीज डेबिट में आएगा, इसमें भी 500 रुपीज डेबिट में आएगा, इसमें 50 रुपीज डेबिट में आएगा, इसमें 50 रुपीज क्रेडिट में आएगा, और इसमें 70 रुपीज और इसमें 100 रुपीज डेबिट में आएगा। ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के बेस पर लिखा गया है। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट का टोटल डेबिट के टोटल से बड़ा है, और डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से बड़ा है। अब इसका टोटल हम करेंगे 0। ये आपका बैलेंस मेथड पर हो गया। अब कई बार यहां पे मिसिंग फिगर आपको दी जा सकती है, जैसे मैं यहां से ये फिगर हटा देता हूं और अब आपको यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। ठीक है, यहां से ये जो है मैं यहां से ये फिगर हटा देता हूं और यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, और अब आपको बोलता हूं कि यहां पे जो क्वेश्चन मार्क लगे हुए वहां की फिगर आप फाइंड आउट करें। तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, देखें जो बैलेंस आपको दे रखा है वो 5430 डेबिट में दे रखा है। इसका मतलब ये है कि ये जो फिगर है ये इस फिगर से इतनी ज्यादा है, राइट। तो यहां का अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस वाले फिगर में से आप इसको माइनस कर देंगे तो यहां का फिगर आ जाएगा। ठीक है, जो बैलेंस आ रहा है वो डेबिट में आ रहा है, इसका मतलब ये कि डेबिट का जो टोटल है वो क्रेडिट के टोटल से ज्यादा है। ठीक है, और कितना ज्यादा है वो ये अमाउंट दे रखा है, तो आप इस अमाउंट को अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ का फिगर आ जाएगा। सेम पैटर्न पर यहाँ पर अपन देखें कि यहाँ पर ये बता रहा है डेबिट का टोटल ज्यादा है, तो यहाँ का टोटल जो है वो इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो यहाँ का टोटल आ जाएगा। तो 150 और 150 को जोड़ेंगे ये 200 बन जाएगा, ये आपको समझ में आ गया। और अब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ का फिगर आ जाएगा। ठीक है, तो 0 में से 0 गया, 5 में से 3 गया, 2 बचा, और इधर 13 में से 4 गया, 9 बचा, और ये 8 में से 5 गया तो 3 बचा। 3920 ये आपका फिगर ऐसे आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपको ट्रायल बैलेंस बना के दे दिया है और उसमें इस तरीके से दोनों दे रखें, और कुछ फिगर्स यहां से या यहां से कहीं से मिसिंग कर दिए गए हैं। अभी इसमें तो 2-3 चीजें ही हैं जिसमें डेबिट और क्रेडिट में दोनों में अमाउंट आ रहे हैं। 2 ही चीजें हैं जिसमें डेबिट और क्रेडिट में दोनों में अमाउंट है, बाकी सब में डैश डैश लगे हुए हैं, इसका मतलब वहां पे कोई फिगर है ही नहीं। बट इससे ज्यादा फिगर्स यहाँ पे हो सकते हैं, और आपको मिसिंग फिगर फाइंड आउट करने के लिए कहा जा सकता है कि आप एक फिगर फाइंड आउट करें कि जहां जहां क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं उनको फाइंड आउट करके और आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करें। तो इस तरीके से ये ट्रायल बैलेंस बनाने के आपके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। रिमेंबर, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंसेस ऑफ लेजर्स। ठीक है, और ये ट्रायल बैलेंस जो बनाने का बेसिक पर्पस होता है दैट इज टू डिटेक्ट और फाइंड आउट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी अरिथमेटिकल एरर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर कोई है तो। ठीक है, ट्रायल बैलेंस अगर मैच हो जाता है, मतलब डेबिट और क्रेडिट के टोटल दोनों बराबर हो जाते हैं, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई अरिथमेटिकल एरर नहीं है। ठीक है, और अगर मैच ट्रायल बैलेंस है तो सिर्फ यही माना जा सकता है कि अरिथमेटिकल एरर नहीं है, बट देयर मे बी सर्टेन एरर व्हिच आर नॉट डिटेक्टेड बाय द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो एरर हो सकती है बट अरिथमेटिकल एरर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ट्रायल बैलेंस इज नॉट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी अकाउंटिंग सिस्टम में होने वाली अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने का एक तरीका होता है। वी नो वेरी वेल कि हमारी जो अकाउंटिंग होती है दैट इज डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें से एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। मतलब वन ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एट 2 डिफरेंट प्लेसेस, एक तरफ हम डेबिट करते हैं तो दूसरी तरफ हम इसको क्रेडिट भी करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल जब भी किया जाएगा वो बराबर आएगा, क्योंकि जितना आपने डेबिट किया है उतना क्रेडिट भी आपने कहीं ना कहीं किया है, सब्जेक्ट टू कि आपने जितना अमाउंट डेबिट लिखा है एग्जैक्टली उतना ही क्रेडिट में लिखा है। अगर आपने लिखने में कोई मिस्टेक की है तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। यही हम ट्रायल बैलेंस के बनाने से फाइंड आउट कर पाते हैं कि क्या हमने जो फिगर्स लिखे हैं डिफरेंट बुक्स में या डिफरेंट प्लेसेस पे या डिफरेंट अकाउंट्स में, तो वो एग्जैक्टली सेम है या नहीं है। इसी चीज के लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस।
ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें इसकी अगली जो स्टेप होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, उससे हेल्प मिलती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जितने भी अकाउंट्स होते हैं क्लासिफाइड कि इसमें से एक्सपेंस का अकाउंट कौन सा है, इनकम का अकाउंट कौन सा है, असेट का अकाउंट कौन सा है, लायबिलिटीज का अकाउंट कौन सा। तो उससे हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत इजी गोइंग तरीके से प्रिपेयर कर पाते हैं अगर हम ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो एक तो हमें एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स मालूम नहीं पड़ती है, और दूसरा फाइनल अकाउंट बनाने में भी हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए ट्रायल बैलेंस को बनाना अपने आप एक तरह से कंपलसरी माना जाता है। ठीक है, और अब रेस्ट हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे।